सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। जिन शिक्षक साथियों की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु पीठासीन अधिकारी व प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटियां लग चुकी हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि पीठासीन अधिकारी की जो डायरी होती है वह किस प्रकार से भरी जाती है। इस वीडियो को प्रथम मतदान अधिकारी के दायित्व निभाने वाले शिक्षक एवं कर्मचारियों को भी अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि यदि पोलिंग की स्टार्टिंग के पश्चात पीठासीन अधिकारी के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ जाती है तो पीठासीन अधिकारी के संपूर्ण दायित्वों का निर्वहन प्रथम मतदान अधिकारी को करना पड़ता है। हमारा सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों से निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को देखने के साथ ही साथ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोस का लाभ उठा पाएं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने यह पीठासीन अधिकारी की डायरी का परफॉर्मा रखा गया है। इसको प्रपत्र 36 भी कहा जाता है। इस प्रपत्र में कुल 16 बिंदु होते हैं, जिनको हमें बड़ी ही सावधानी से भरना पड़ता है। प्रपत्र के बिंदु संख्या 1 में दे रखा है जिला एवं प्रखंड का नाम। तो यहाँ पर आप जिला, जिस भी जिले में यह चुनाव संपन्न हो रहे हैं और उसके प्रखंड का नाम लिख देंगे। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पर जिला लिख देते हैं चतरा और प्रखंड लिख देते हैं कान्हाचट्टी। इसके बाद आते हैं हम बिंदु संख्या 2 पे मतदान की तिथि एवं समय। तो चुनाव आयोग के द्वारा जो भी मतदान की तिथि आपके पोलिंग बूथ में निर्धारित की गई होगी उस तिथि को आप लिख देंगे तथा समय लिख देंगे। उदाहरण के लिए हम यह मान के चलते हैं कि जो पोलिंग बूथ हमें आवंटित हो रखा है उसमें मतदान की तिथि 27 मई 2022 है तथा चुनाव आयोग के द्वारा मतदान आरंभ करने का जो समय निर्धारित किया गया है उसको हम इस दिनांक के आगे लिख देंगे। बिंदु संख्या 3 में मतदान केंद्र का क्रमांक एवं नाम लिखना होता है। तो जो भी पोलिंग बूथ आपको आवंटित किया गया होगा उसका मतदान केंद्र का क्रमांक व नाम आपको लिख देना है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है 50 राजकीयकृत मध्य विद्यालय XYZ। बिंदु संख्या 4 में पूछा जाता है मतदान केंद्र किस प्रकार के भवन में स्थित है, सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी या चलंत। तो मतदान की जो प्रक्रिया अक्सर होती है वह सरकारी या अर्ध सरकारी भवनों में ही संचालित करवाई जाती है। तो पोलिंग बूथ के रूप में आपको जिस भी प्रकार का भवन आवंटित हो रखा है उसमें आप टिक लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने सरकारी में टिक लगा दिया है। बिंदु संख्या 5 में पूछा जाता है मतदान दल के किसी सदस्य की अनुपस्थिति में पीठासीन पदाधिकारी द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी का नाम एवं पता एवं नियुक्ति का कारण। तो सामान्यतः यह स्थिति किसी भी मतदान केंद्र पे नहीं आती है, तो इस सूचना के आगे आप नील लिख देंगे। बिंदु संख्या 6 में पूछा जाता है मतदान केंद्र पर व्यवहृत मतपेटियों की संख्या। तो इसमें बड़ी मतपेटी 1 दी जाती है आपको, छोटी मतपेटी भी 1 दी जाती है। तो इनकी संख्याओं को यहाँ पर हम अंकित कर देंगे और उनका कुल योग 2 लिख देंगे। बिंदु संख्या 7 में हम देखेंगे मतदान में भाग लेने वाले मतदाताओं का विवरण। इस विवरण को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना है, क्योंकि इसमें पुरुष मतदाताओं के परसेंटेज वोटिंग का अलग निकालना होता है, महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज अलग निकालना होता है तथा कुल वोटिंग परसेंटेज भी अलग निकालना होता है। इस विवरण के पहले कॉलम में आप देखेंगे कि इसमें पद लिखे हुए हैं ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य व जिला परिषद के सदस्य। दूसरे कॉलम में हम देखेंगे मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की संख्या। तो उदाहरण के लिए हम यह मान के चलते हैं कि जो पोलिंग बूथ आपको आवंटित हो रखा है उसकी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार पुरुष मतदाताओं की कुल संख्या 200 है, महिला मतदाताओं की कुल संख्या 150 है और कुल पुरुष और महिला मतदाताओं का योग 350 है। इस विवरण के अगले कॉलम में हम देखते हैं मतदाता जिन्होंने मतदान किया। तो पुरुषों की संख्या भी लिखनी है, महिलाओं की संख्या भी लिखनी है और उनका कुल योग भी लिखना है जिन्होंने मतदान केंद्र में आके मतदान किया। तो हम यह मान लेते हैं कि पुरुषों की संख्या 130 थी जिन्होंने मतदान किया, महिलाओं की संख्या 100 थी और कुल जो मतदान पड़े वह 230 पड़े। अगले कॉलम में मतदान का प्रतिशत पूछा जाता है, जिसमें पुरुषों का मतदान प्रतिशत अलग से पूछा जाता है, महिलाओं का अलग से, तथा कुल मतदान प्रतिशत कितना हुआ यह भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम पुरुषों का मतदान प्रतिशत निकाल देते हैं। पुरुषों का मतदान प्रतिशत निकालना बड़ा ही आसान है। इसमें सबसे पहले हम कुल कितने पुरुषों ने वोट दिया उनकी संख्या को लिख के उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तथा मल्टीप्लाई करने के पश्चात जो भी रिजल्ट निकल के सामने आता है उसमें हम कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या का भाग दे देंगे। अभी जो हमने उदाहरण आपको दिखाया था उसमें हमने यह माना था कि कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान में प्रतिभाग किया उनकी संख्या 130 थी। तो हमने 130 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो भी निकल के आया उसमें कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या का भाग दे दिया, अर्थात 200 का भाग दे दिया। तो यह 65% निकल के सामने आ जाता है, जिसको हम पुरुषों के मतदान प्रतिशत के कॉलम में लिख देते हैं।
इसी प्रकार महिलाओं का मतदान प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हम मतदान में प्रतिभाग करने वाली महिलाओं की कुल संख्या में 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके पश्चात निर्वाचक नामावली में अंकित महिलाओं की कुल संख्या, जो महिला मतदाता हैं उनकी कुल संख्या से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 100 महिलाओं ने मतदान में प्रतिभाग किया, तो 100 की हमने पहले 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है और उसके पश्चात हमें कुल महिला मतदाताओं की संख्या यानी 150 से भाग दे देना है। तो भाग देने के पश्चात यह 66.66% निकल के सामने आ जाता है, जो कि महिलाओं का मतदान प्रतिशत कहलाता है, जिसको कि हम महिलाओं के मतदान प्रतिशत के कॉलम के आगे लिख देते हैं। अंतिम कॉलम में यह पूछा जाता है कुल मतदान प्रतिशत। तो कुल मतदान प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें सबसे पहले मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान में प्रतिभाग किया उसकी 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है और जो भी निकल के आया उसमें कुल मतदाताओं की संख्या का भाग दे देना है। इस टेबल में हम देखेंगे कि कुल मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान में प्रतिभाग किया 230 थे तथा कुल मतदाताओं की संख्या 350 है। तो हमें 230 में पहले 100 की मल्टीप्लाई कर देनी है और उसके बाद उसमें 350 का भाग दे देना है। तो यह 65.71% निकल के आ जाता है, जो कि कुल मतदान प्रतिशत कहलाता है, जिसको कुल मतदान प्रतिशत के कॉलम में अंकित कर दिया जाता है। इसके पश्चात बिंदु संख्या 8 में मतदान केंद्र पर उपस्थित अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ता की उपस्थिति का विवरण मांगा जाता है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे ग्राम पंचायत के सदस्य, तो अभ्यर्थियों की संख्या जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनकी संख्या माना 12 है, तो हमने यहाँ 12 अंकित कर दी। और उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या जो उस समय उपस्थित थे, मौजूद थे सामने, उनकी संख्या यहाँ पर हमें लिख देनी है। तो मान लिया यह 4 उपस्थित थे। और अभिकर्ताओं की संख्या जो उनके द्वारा पोलिंग एजेंट नियुक्त किए गए थे, मान लिया कि उनकी संख्या 8 है, तो हमने यहाँ पर 8 अंकित कर दी है। इसी प्रकार से ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, जितने भी ये पद हैं उनके लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्याएं, उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या व अभिकर्ताओं की संख्या आपको भर देनी है। अब हम आते हैं बिंदु संख्या 9 पे। अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की गई शिकायत यदि कोई हो तो संक्षिप्त उसका ब्यौरा। तो प्रायः इस प्रकार की कोई शिकायत आपके पोलिंग बूथ में नहीं आएगी, तो इसमें आप लिख देंगे कोई शिकायत नहीं। बिंदु संख्या 10 में हम देखते हैं अंधेपन एवं शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान में सहायता दी गई। तो मान लिया कि ऐसे मतदाताओं की संख्या आपके पोलिंग बूथ में 4 थी जिनको सहायता प्रदान करके उनसे मतदान करवाया गया, तो उनकी संख्या हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। बिंदु संख्या 11 में चैलेंज्ड मतों की संख्या, जब्त की गई धनराशि का विवरण लिखना है। तो प्रायः यह स्थिति भी आपके पोलिंग बूथ में नहीं आने वाली, तो इसको आप नील लिख देंगे। उसके बाद बिंदु संख्या 12 में आते हैं निविदत टेंडर मतों की कुल संख्या। तो निविदत मतपत्र यदि आपके पोलिंग बूथ में पड़े हैं तो उनकी संख्या लिख देनी है, अन्यथा की स्थिति में आप इसको नील लिख देंगे। बिंदु संख्या 13 में हम देखते हैं यदि मतदान स्थगित करना पड़ा हो तो ऐसे मतदान स्थगन की अवधि। तो प्रायः यह स्थिति भी आपके पोलिंग बूथ में नहीं आने वाली, तो हम यहाँ पर लिख देंगे मतदान स्थगन की स्थिति नहीं आई। बिंदु संख्या 14 में हम देखते हैं सबसे अंत में मतदान करने वाले मतदाता के मतदान का वास्तविक समय। तो मान लिया कि आपके पोलिंग बूथ में जो अंतिम मतदाता था उसने 3:33 पे शाम को वोट डाला, तो उसका समय यहाँ पर हमने अंकित कर दिया है। बिंदु संख्या 15 में हम देखते हैं चैलेंज्ड मत के प्रसंग में प्रतिरूपण। प्रतिरूपण मतलब कोई घपला हो गया हो तो उसके फलस्वरूप पुलिस को सौंपे गए प्रकरणों की संख्या। यदि आपके पोलिंग बूथ में इस प्रकार की कोई घटना हुई हो तो उनकी संख्या लिख देनी है आपको, अन्यथा की स्थिति में आप इसको नील लिख देंगे। अब हम इस प्रपत्र के अंतिम बिंदु यानी बिंदु संख्या 16 में आते हैं, जिसमें अन्य महत्वपूर्ण घटना यदि कोई घटी हो तो जैसे 100 मीटर के भीतर प्रचार का पटपूर्ण ढंग से मुहर लगाने और अन्य भी घटनाएं दे रखी हैं। यदि इस प्रकार की कोई घटना आपके पोलिंग बूथ में घटी हो तो उसका विवरण लिखना है, अन्यथा की स्थिति में आप यह लिख सकते हैं कि इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं घटित हुई। प्रपत्र के सबसे नीचे तारीख के स्थान पर मतदान का दिनांक अंकित कर देना है तथा दाईं तरफ हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण व ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि आपके पोलिंग बूथ में जो मतदान प्रतिशत है वह 90% या उससे अधिक आ जाता है तो ऐसी स्थिति में बिंदु संख्या 7 में मतदान में भाग लेने वाले मतदाताओं का विवरण जहां लिखा हुआ है उसके आगे आपको तारांकित कर देना है, यानी स्टार लगा देना है, जैसा कि हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने पंचायत चुनाव में आपको पीठासीन अधिकारी की डायरी किस प्रकार से भरी जाती है उसको बताने का प्रयास किया। यदि आप इस वीडियो में दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।